नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी भाषा में शोध के प्रकार और उनकी विशेषताएं। तो आइए देखते हैं। देखिए, शोध साहित्य के स्वरूपगत भेद और प्रविधि है उसको निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर भूमिका आप अपने आप डाल लें। यहाँ भूमिका जब आप बनाएंगे भूमिका तो आप उसमें क्या शामिल करेंगे, आप यहाँ पर बताएंगे कि शोध का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बहुत शॉर्ट नोटिस पर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, तो मैं बहुत जल्दबाजी में वीडियो बना रही हूँ। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां हो, आप प्लीज उन्हें अनदेखा करें और अपने पेपर के लिए उपयोगी तथ्य यहाँ से ले लें। तो आज जो हम कर रहे हैं ये हिंदी भाषा में शोध के प्रकार और विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ सीधा ना लिखें। सबसे पहले भूमिका बनाएं, अर्थ बताएं, शोध क्या है, अनुसंधान क्या है, उसकी जो परिभाषाएं हमने पहले वाले वीडियो में की है वो परिभाषाएं आप यहाँ भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो भेद आप डालेंगे वो क्या है, वर्णनात्मक शोध। शिक्षा और मनोविज्ञान संबंधी शोध के क्षेत्र में वर्णनात्मक शोध का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक शोध का प्रमुख उद्देश्य अतीत की घटनाओं, तथ्यों, विचारों आदि का अध्ययन कर वर्तमान की व्याख्या करना है, जबकि इसके दूसरी ओर वर्णनात्मक शोध का जो संबंध है वो अतीत से न होकर वर्तमान काल से होता है। वर्णनात्मक शोध प्रत्यक्ष, सुगमता और सक्षमता के कारण शिक्षा जगत में निसंदेह सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय शोध विधि है। यहाँ पर देखिए, वर्णनात्मक यानी किसी भी जो हमारे पास विषय है उसका वर्णन करना, लेकिन वो वर्णन हम किस तरीके से करेंगे, बहुत ही सुगमता से करेंगे और वो सक्षम होगा अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। तो वर्णनात्मक शोध एक पद्धति है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं, यानी एक शोध का प्रकार है। दूसरा क्या है, काव्य शास्त्रीय शोध। काव्य शास्त्रीय शोध की अगर बात करें तो काव्य शास्त्र काव्य या साहित्य का दर्शन है। यानी काव्य या साहित्य को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, काव्य शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। यह दर्शन शास्त्र की भांति सूक्ष्म और गहन है। परंपराओं का अखंड सात तथ्य है। ये सात तथ्य यानी तथ्य के सहित भारतीय चिंतन की सामान्य विशेषता है। यह बात भारतीय काव्य शास्त्र चिंतन पर भी पूर्णतः लागू होती है या घटित होती है। रस चिंतन की जिस परंपरा का विकास आचार्य भरत से हुआ था, वही आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ से होते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र आदि तक अखंड रूप से अग्रसर होती रही। ये सब किसके विद्वान है, काव्य शास्त्र के विद्वान है। और हिंदी साहित्य में ये कौन है, संस्कृत साहित्य से जुड़े हुए विद्वान है काव्य शास्त्र के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र को लाने वाले हैं। इतना ही नहीं, अलंकारवादियों ने, रीतिवादियों ने, वक्रोक्तिवादियों आदि ने भी रस को अपने चिंतन का विषय बनाया था और उसे उचित महत्व भी प्रदान किया था। विभिन्न काव्य सिद्धांतों के आचार्यों ने वस्तुनिष्ठ एवं तर्कसम्मत दृष्टि से काव्य के केंद्रीय सृजनात्मक तत्व का अनुसंधान किया है। देखिए, यहाँ पर केंद्रीय सृजनात्मक तत्व कोई भी हो सकता है। वो रस हो सकता है, वो छंद हो सकता है, वो अलंकार हो सकता है, वो भाव हो सकता है। तो यहाँ पर काव्य शास्त्र से संबंधित जो विषय है उस पर भी शोध कार्य इसके अनुसार किया जा सकता है। यानी क्या है, ये भी एक प्रकार है काव्य शास्त्र के आधार पर उसके विषयों का, उसके तत्वों का अध्ययन करना। उसके बाद क्या है, भाषा वैज्ञानिक शोध। जड़ से लेकर चेतन तक विश्व की जो सारी वास्तविकता है वो भाषा से जुड़ी हुई है। इसीलिए शौनक ऋषि ने अपने ग्रंथ वृहद देवता में वाणी या भाषा को विश्व कहा है। वृहद देवता ये ग्रंथ है, आप इसे ध्यान में रखें। भाषा ध्वनियों से निर्मित शब्दों के संयोजन से रचित वाक्यों के द्वारा वक्ता के स्थूल और सूक्ष्म अर्थों या आशयों को व्यक्त करने वाली व्यवस्था है। सरल तरीके से कह सकते हैं कि भाषा क्या है, बोलने वाले के भावों को बिल्कुल सूक्ष्म स्तर से लेकर स्थूल या सूक्ष्म से तात्पर्य क्या है, बिल्कुल बारीक से बारीक और बड़े से बड़े भाव को, विचार को अभिव्यक्त करने वाली व्यवस्था क्या है, भाषा है। वह व्यवस्था वाचिक भी है और लिखित भी, यानी भाषा को बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है।
अतः जो ध्वनि विज्ञान है, पद विज्ञान है, वाक्य विज्ञान है, अर्थ विज्ञान, लिपि विज्ञान भाषा विज्ञान के प्रमुख घटक और अंग है। देखिए ध्वनि से क्या है, शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, पद बनते हैं, वाक्य बनते हैं, उसके बाद उसका अर्थ हम समझने का प्रयास करते हैं। लिपि यानी उस ध्वनि को लिखने का तरीका क्या है, ये सब भाषा विज्ञान में आते हैं। भाषा विज्ञान भाषा का विज्ञान है, यानी भाषा को जानने का प्रयास हम किससे करते हैं, भाषा विज्ञान से करते हैं, जिसके अंतर्गत भाषिक अध्ययन के जो भी पक्ष और पद्धतियां हैं वो उसमें समाविष्ट है या उसमें समाहित है। भाषा विज्ञान की परिधि में विश्व की सभी भाषाएं, बोलियां, यहाँ तक कि आदिवासियों की अविकसित बोलियां भी जुड़ी हुई हैं या समाहित है। भारत में भाषा शास्त्रीय चिंतन का विकास वैदिक काल से हुआ और ये भी एक शोध की खासियत है कि भाषा विज्ञान के आधार पर ये शोध का एक प्रकार है कि भाषा वैज्ञानिक तरीके से शोध संभव है। उसके बाद देखते हैं शैली विज्ञान शोध। देखिए शैली विज्ञान के अंतर्गत क्या है, जो भाषिक भंगिमा के अध्ययन के आधार पर रचनाकार की भाव भंगिमा यानी रचनाकार ने जो भाव उसमें डाले हैं उसका वैज्ञानिक तरीके से विवेचन किया जाता है। भाषिक अध्ययन से संबंध होने के कारण शैली विज्ञान को भाषा विज्ञान की एक शाखा माना जाता है, क्योंकि कोई भी देखिए भाषा को किसके द्वारा लिखते हैं, शैली के द्वारा लिखते हैं, यानी उसके लिखने का तरीका क्या है और उस तरीके पर शोध किया जाता है, वो क्या है, शैली विज्ञान शोध है। लेकिन अगर बात करें स्वरूपगत या भाषा विज्ञान में, स्वरूपगत यह भाषा विज्ञान से अलग है। जहां भाषा विज्ञान सामान्यतः बोलचाल की गद्यात्मक भाषा के भाषिक विवेचन को अपना प्रमुख लक्ष्य मानता है, वहां शैली विज्ञान शैली का विज्ञान होने के कारण शैलियां यानी लिखने के गुणों से संपन्न ललित या रचनात्मक गद्य या पद्य का शैलीगत तत्वों के आधार पर विवेचन या मूल्यांकन करता है। यहाँ पर दो बातें चल रही हैं। एक तो क्या चल रही है कि जो भाषिक विवेचन है, यहाँ ये भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा का अध्ययन किया जाता है, जो कि बोलचाल की गद्यात्मक भाषा है। लेकिन शैली विज्ञान क्या है, लिखने के तरीके पर अध्ययन करता है, यानी लिखने का तरीका क्या है, उसके गुणों के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है, उसका शोध किया जाता है। शैली विज्ञान साहित्य समीक्षा की नई वैज्ञानिक पद्धति या तरीका है। शैली विज्ञान भाषिक विश्लेषण के वैज्ञानिक आधार पर यह सिद्ध करके दिखलाता है कि जिस कृति का अमुक यानी जिस कृति में इतने शब्द प्रतीकात्मक है, इसकी भाषा सांकेतिक है। यानी जिस कृति का अध्ययन कर रहे हैं उसमें कौन से शब्द हैं जो प्रतीकात्मक है, यानी प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, सांकेतिक शैली का प्रयोग किया गया है, बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, यानी किस तरीके से भावों की अभिव्यक्ति मिली है वो शैली विज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या है, पाठानुसंधान, यानी पाठ का अनुसंधान करना। अनुसंधान की आवश्यकता कब पड़ी, जब कृतिकार यानी जो लेखक है वो सब हस्तलिखित मूल जो पांडुलिपि है यानी मूल जो पुस्तक है वो उपलब्ध नहीं। देखिए पांडुलिपि किसको कहा जाता है, जो हाथ से लिखी हुई प्राचीन ग्रंथ हैं, उनको क्या आजकल तो टाइपिंग चलती है, सब टाइपिंग से होता है, लेकिन ये क्या है, हाथ से लिखी हुई जो रचनाएं हैं तथा समकालीन या प्रवर्ती प्रतिलिपिकारों के द्वारा तैयार की गई मूल पांडुलिपि की प्रतियां, यानी उस समय में जैसे मान लीजिए सूरदास की रचना है, सूरदास के समकालीन किसी लेखक ने उसको लिख दिया या उसके बाद के रचनाकारों ने उसको लिखा, तो यहाँ जो एक तो मूल पांडुलिपि है, एक उसी की प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी है। फोटोकॉपी किसके द्वारा लिखी गई, दूसरे रचनाकार के द्वारा तैयार की गई है, वो उसकी शुद्ध नकल है, बिल्कुल वैसी की वैसी। और इसी के लिए प्रतिलिपिकार को अत्यधिक सजग और सावधान रहना पड़ता है। सतर्कता के साथ ही प्रतिलिपिकार में भाषा और विषय की गंभीर जानकारी जरूरी है। कहने का भाव क्या है, मूल पांडुलिपि का अध्ययन करके या मूल पुस्तक जो हाथ से लिखी हुई, जैसे सूरदास की सूरसागर है, उसको किसने लिखा, सूरदास ने लिखा, अपने हाथ से लिखा। उसी के बाद बहुत सारे रचनाकारों ने उसको आधार बनाकर उसकी एक फोटोकॉपी तैयार करी, उसका विश्लेषण किया, तो वो उसकी नकल है। लेकिन उसकी नकल करने के लिए भी, जैसे कहते हैं नकल के लिए अकल की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए उसे भाषा और उस विषय की, जिस विषय, जैसे सूरदास भक्ति काल के हैं
तो भक्ति काल के अंतर्गत मूल भाव क्या थे, उस विषय की गंभीर जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो वो क्या है, पाठ का अनुसंधान है, उस मूल पुस्तक को शोध करना है, उसमें नए तथ्य प्रस्तुत करना है। पाठा अनुसंधान का कार्य बहुत ही दायित्वपूर्ण है, क्योंकि दायित्व क्या है कि मूल भाव से वो भटक ना जाए। जो सूरदास के भाव थे वैसे के वैसे भाव हिंदी भाषा में या अन्य किसी भाषा में उसकी अभिव्यक्ति हो, बहुत ही मुश्किल है, मेहनती है, श्रम साध्य है, तथा इसके लिए पाठानुसंधाता में अपार धैर्य होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, उसके प्रति पूर्ण निष्ठा का भाव होना चाहिए और उस विषय के प्रति विशेषज्ञता की आवश्यकता है। भाषा के ज्ञान के साथ साथ विषय वस्तु का ज्ञान भी जरूरी है। जैसे मैंने कहा विषय क्या है, जैसे इस भक्ति काल के जो मूल भाव हैं उनका विषय क्या है, भक्ति है, श्रृंगार है। तो इस प्रकार के जो मूल भाव हैं उनको ध्यान में रखना होगा। संदर्भ बोध के बिना सही अर्थों तक पहुंचना असंभव है। यदि उस संदर्भ का उसे ज्ञान नहीं है, उस विषय का उसे ज्ञान नहीं है, तो उसका अनुसंधान नहीं कर पाएगा। अगला जो है वो क्या है, लोक साहित्यिक शोध। ये जो पद्धति है, लोक साहित्यिक शोध का आरंभ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उस समय हुआ जब विद्वानों का ध्यान साधारण जनता की जीवन विधि, संस्कृति, हमारे जो रीति रिवाज थे आम लोगों के, भाषा और लोक कलाओं की ओर आकर्षित हुआ। सर्वप्रथम इसे पॉपुलर एंटीक्विजिट नाम दिया गया, लेकिन बाद में इसके स्थान पर फोकलोर शब्द का व्यवहार किया जाने लगा। लोक वार्ता, लोक तत्व अधिक प्रचलित इसके लिए हो गए। लोक साहित्य किसी विशेष क्षेत्र या अंचल के लोक मानस की अभिव्यक्ति होता है। मान लीजिए किसी एक क्षेत्र, अपने गांव का, अपने लोक का, अपने समाज का, यानी उसके लोक जीवन का, जैसे मेला अंचल है, एक स्थान विशेष के बारे में उसमें बताया है। अतः उस अंचल की भौगोलिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, धार्मिक, जातीय, पारिवारिक, सामाजिक आदि स्थितियों का वहां के लोक साहित्य में प्रतिबिंब होता है। यानी उससे हटकर नहीं, बल्कि वहां के लोगों का जैसा जीवन है उसे वैसा ही ढूंढना, उसके पर शोध करना, उसको, उस लोक साहित्य को लोगों तक पहुंचाना। इन्हीं परिस्थितियों में उपजी मनस्थितियों से लोक साहित्य का सृजन होता है और उस पर जो शोध कार्य किया जाता है वो लोक साहित्य शोध के अंतर्गत आता है। अगला क्या है, तुलनात्मक अंतर्विद्या शाखीय शोध। अंतर्विद्यावर्तीय शोध अथवा अंतर्विद्या शाखीय शोध शब्द अंग्रेजी के इंटरडिसिप्लिन पर्याय के रूप में प्रयोग होता है। हिंदी में इसके स्थान पर अंतर अनुशासनिक और अंतर क्षेत्रीय शब्द भी प्रयोग में लाए जाते हैं, किंतु अनुशासन और क्षेत्र की तुलना में डिसिप्लिन के लिए विद्या शब्द की सर्वाधिक उपयुक्त, विद्या शब्द ही सबसे उपयुक्त है, क्योंकि विद्या का क्षेत्र क्या है, अनुशासन का क्षेत्र है। साहित्य के किसी क्षेत्र या कृति का किसी साहित्येतर यानी साहित्य से परे दृष्टि या शास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन ही क्या है, अंतर्विद्यावर्ती शोध है। अंतर्विद्यावर्ती शोध किसी एक शास्त्र की दृष्टि से भी किया जा सकता है और अनेक शास्त्रों की दृष्टि से भी। दो साहित्यिक क्षेत्रों या कृतियों का किसी एक शास्त्रीय दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन भी, जैसे हम कहें कि देव और बिहारी दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, तो वहाँ एक तरफ देव की चर्चा है, दूसरी तरफ बिहारी की चर्चा है, किस शास्त्रीय दृष्टिकोण से उनकी तुलना की गई है, वो क्या है, अंतर्विद्या शाखीय शोध के अंतर्गत आता है। इस प्रकार अंतर्विद्यावर्ती शोध में निम्नलिखित तीन प्रमुख बातें हैं। एक तो क्या है, शास्त्र केंद्रित अंत्यविद्यावर्ती शोध, दूसरा बहुशास्त्र केंद्रित अंत्यविद्यावर्ती शोध, और तीसरा क्या है, दोनों में तुलना जहां की जाती है। एक शास्त्र का शोध करना, दो शास्त्रों का, एक से अधिक शास्त्रों का शोध करना, या उन दोनों में तुलना करना, ये अंतर्विद्या शाखीय शोध के अंतर्गत आता है। अब करते हैं सौंदर्य शास्त्रीय शोध। देखिए, सुंदरता या सुंदरता को ध्यान में रखना। जो सौंदर्य शास्त्र शब्द है ये अंग्रेजी के एस्थेटिक्स के पर्याय के रूप में लिया जाता है। सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन होने के कारण कला दर्शन है। अतः ये दर्शन शास्त्र की भांति तर्कबद्ध और यांत्रिक नहीं है, यानी तर्कपूर्ण नहीं है। कला दर्शन के रूप में यह साहित्य की प्रकृति के अनुरूप है, क्योंकि साहित्य भी क्या है, कला ही है। जिस प्रकार संस्कृति के साथ विकृति जुड़ी है, उसी प्रकार सुंदरता के साथ असुंदरता का भी समावेश है। अतः सुंदरता के आकर्षण लक्षणों के साथ ही असुंदर पात्रों और प्रसंगों
के विकर्षण और विकृत लक्षणों पर भी शोधार्थी का ध्यान टिका रहना चाहिए। कहने का भाव क्या है, जहां सुंदरता है वहां कुरूपता भी होगी, लेकिन शोध करने वाले का कार्य क्या है या उसका कर्तव्य क्या है कि वो सुंदर और असुंदर दोनों का समावेश करे, दोनों में सामंजस्य स्थापित करे। प्रत्येक बोध की भांति सौंदर्य बोध भी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। प्रकृति सौंदर्य से मानवीय सौंदर्य और फिर कला सौंदर्य की ओर अग्रसर होती हुई सौंदर्य साधना दिव्य सौंदर्य में परिणित होती है। सौंदर्य साधक कवि काव्य कृति के रूप में सौंदर्य सृष्टि करता है, यानी उसकी सुंदरता कहाँ है, काव्य में दिखाई देती है और उसके माध्यम से अपने भाव सौंदर्य का संप्रेषण करता है। तो कवि का काव्य कैसा है, कवि के भाव कैसे हैं, इनका जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत होता है, सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत होता है। लेकिन यहाँ शोधार्थी को क्या ध्यान में रखना है कि काव्य में जो सुंदरता है और कुछ ऐसा भाग भी जो असुंदर है, उन दोनों में तालमेल बिठाना और उसी प्रकार उसके भाव, जो भाव महत्वपूर्ण है और जो भाव महत्वपूर्ण नहीं है, उनको भी स्पष्ट तौर पर अनुसंधान के अंतर रखना, शोध के अंतर रखना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है समाज शास्त्रीय शोध। देखिए, इस समाज शास्त्रीय शोध की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत या समाज शोध के इस प्रकार के अंतर्गत रचनाकार भी एक सजग समाज शास्त्रीय ही होता है। रचनाकार और समाज शास्त्री में दृष्टिकोण और पद्धति का ही अंतर है, सोचने का तरीका और लिखने का तरीका। जहाँ समाज शास्त्री वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक दृष्टि से समाज के व्यक्ति के बारे में, परिवार के बारे में, धर्म, जाति, शिक्षा, राजनीति, अर्थनीति, संस्कृति आदि से संबंधित विभिन्न जो घटक हैं उनका बौद्धिक यानी बुद्धि के आधार पर तर्कपूर्ण विवेचन करता है। वहीं जो साहित्यकार है वो सामाजिक संदर्भों और उनसे संबद्ध समस्याएं हैं उसके परिप्रेक्ष्य में या उससे संबंधित घटित मूल्यात्मक विघटन की प्रतिक्रिया स्वरूप सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा पर बल देता है। दोनों के सोचने का थोड़ा सा अंतर है। एक जो समाज शास्त्री है वो क्या करेगा, वो बौद्धिक विवेचन करेगा, लेकिन जो साहित्यकार है वो बुद्धि के साथ साथ वहां पर उन सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा पर भी बल देता है। यहाँ बुद्धि और भाव दोनों का समावेश है। समाजशास्त्री व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन के वैवाहिक, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी पक्ष, देखिए समाज के तत्व हैं, सभी पक्षों का वस्तुगत और वैज्ञानिक विवेचन करता है, इससे जुड़ी समस्याओं का मंथन करता है और उसके संभव समाधानों की ओर तर्क संगत ढंग से संकेत भी करता है। और इसी प्रकार से साहित्यकार भी उन समस्याओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से इंगित करता है और साथ ही साथ समाज को समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर शोधार्थी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो समाज के मुख्य घटक है उनका बुद्धि और भाव दोनों स्तरों पर पूर्ण रूप से मूल्यांकन किया जाए, शोध किया जाए। तो ये हमने आज जो किया है ये क्या है, ये है हमारे शोध के प्रकार और इनकी क्या क्या खासियत है वो हमने आज यहाँ पर जानी। देखिए, समय कम होने के कारण बहुत बड़ा प्रश्न मैं नहीं बना पा रही हूँ, तो इसीलिए आप इन्हीं तथ्यों में इनकी विशेषताएं भी छुपी है। अगर आप चाहें तो उनके अलग पॉइंट बना सकते हैं, नहीं तो आप शोध के क्या क्या प्रकार हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत धन्यवाद।